नमस्कार। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे चियांग काय शेक की उपलब्धियाँ, अचीवमेंट ऑफ चियांग काय शेक। आपको नाम से ही पढ़ के लग गया होगा कि ये टॉपिक किस सब्जेक्ट और किस एरिया के इतिहास का है। तो मैं आपको बता दूं, ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और साथ ही एशिया का इतिहास, एशिया का इतिहास यानी एशिया के इतिहास में जो हम पढ़ते हैं चीन जापान का इतिहास। बिहार के विभिन्न यूनिवर्सिटी के सिलेबस में चीन जापान का इतिहास शामिल है। तो उसी का एक टॉपिक है चियांग काय शेक की उपलब्धियाँ। अभी तक आपने जो मेरे चैनल पे जो लेक्चर वीडियो अपलोड है या हमने जो भी पढ़ाया है उसमें आपने पढ़ा चीन जापान इतिहास से कंसर्न जो टॉपिक है वो है प्रथम अफीम युद्ध, उसके बाद परिणाम स्वरूप हुए नानकिंग की संधि, द्वितीय अफीम युद्ध, उसके बाद जो तेनसिन की संधि हुई थी, उसके बाद ताइपिंग विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह, 1911 ईस्वी की क्रांति। तो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक चीन जापान इतिहास का जो है वो चैनल पे अपलोड है। आप अगर जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं तो वो देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। चीन जापान का इतिहास एशिया का इतिहास के से भी ये टॉपिक कंसर्न करता है। ओके, एशिया के इतिहास के अंतर्गत ही आता है चीन जापान का इतिहास। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे चियांग काय शेक की उपलब्धियाँ। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद जो चीन में क्रांति हुई थी, चीन की स्थिति काफ़ी कुछ संभल गई थी और संन्यास सेन का आधिपत्य चीन पर हुआ। संन्यास सेन ने चीन की स्थिति में सुधार किए, लेकिन संन्यास सेन कुओमितांग पार्टी का संस्थापक भी था और इसमें साम्यवादी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया। तो उसके बाद से जो एक नाम उभर के आता है चीनी इतिहास में वो है चियांग काय शेक की उपलब्धियाँ, जो हम आज पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि आखिर में चियांग काय शेक चीनी इतिहास में उसका पदार्पण कब हुआ, उसकी उपलब्धियाँ क्या रही, साम्यवादी दलों के साथ उसका क्या संबंध रहा, क्या उसने साम्यवादियों का साथ दिया, उसने चीन के एकीकरण में या राष्ट्रीयकरण में क्या भूमिका निभाई। ये वीडियो देखने के बाद ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर संन्यास सेन के मृत्यु के बाद कुओमितांग दल का अध्यक्ष कौन हुआ? चियांग काय शेक हुआ। चियांग काय शेक का जन्म 1888 में हुआ था और 1906 में उसने एक सैनिक विद्यालय में शिक्षा प्रारंभ की। बाद में वो उस शिक्षा के लिए जापान चला गया। जापान में ही उसकी भेंट संन्यास सेन से हुई और वह उनसे प्रभावित हो उनके दल का सदस्य बन गया। ओके, तो वो जहाँ चीन में उनका जन्म हुआ था, चियांग काय शेक का जन्म हुआ था, वहीं पे उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ली। फिर वो एक सैनिक विद्यालय में उसका दाखिला हुआ, यानी उसका एडमिशन हुआ। फिर वो उस शिक्षा के लिए जापान गए और जापान में संन्यास सेन से उसकी भेंट हुई और उसका वो सदस्य भी बन गया। वो कुओमितांग दल में काम करने लगा। कुओमितांग दल की स्थापना किसने की थी? संन्यास सेन ने की थी। जब वो तो संन्यास सेन से प्रभावित हुआ, उसके दल में शामिल हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि चीन में साम्यवादियों का दमन हो रहा है तो उसने कुछ दिनों के लिए इस दल के कार्यों से अलग हो गया, लेकिन बाद में वो फिर से इस दल में आ गया। यानी जब जब उसने देखा है कि चीन में कहीं ना कहीं साम्यवादियों का लोग विरोध कर रहे हैं तो वो उस दल से अलग हुआ, क्योंकि वो दिल से चियांग काय शेक जो था साम्यवादी नहीं था। लेकिन जिस दल का प्रभाव जिस देश में होता है तो वो मतलब ज़्यादा पावरफुल जो पार्टी होती है उससे वो मिल जाता था। कौन? चियांग काय शेक। लेकिन जब बाद में फिर से वो दल में आ गया और सैनिक संगठन के कार्यों में लग गए
1923 में उसने सोवियत सैनिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए मॉस्को भेजा गया। अब जब 1923 ईस्वी में सोवियत सैनिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए, यानी सोवियत मतलब क्या, रूस की सैनिक व्यवस्था किस की तरह है, वहाँ उसके अध्ययन के लिए उसे मॉस्को भेजा गया। और एक बात मैं और बता दूँ, साम्यवादी व्यवस्था जो है, चीन के रूसो जो था वो एक बोल्शेविक क्रांति की वो एक साम्यवादी नेता था, और उसका प्रभाव, रूस का ही प्रभाव एशिया के अन्य देशों पर भी पड़ा, और कहीं ना कहीं चीन के संन्यास सेन जो थे उससे प्रभावित हुए थे, क्योंकि वहाँ की बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1917 में, यानी 1917 में। और उस समय साम्यवादियों का आधिपत्य हो गया रूस पर, और वहाँ एलेक्जेंडर द्वितीय था, उसकी शासन व्यवस्था वहाँ से समाप्त हो गई, या ये कहे कि राजतंत्र का समापन हो गया। तो उसका प्रभाव जो भी एशिया के जो देश थे उन पर भी पड़ा, और कहीं ना कहीं चीन भी उससे प्रभावित था। तो इस तरह से सैनिक संगठन के कार्य में जब चियांग काई शेक लगा तो उसे सोवियत सैनिक व्यवस्था में अध्ययन के लिए मॉस्को भेजा गया। वो मॉस्को गया, लेकिन वहाँ से लौटकर कोमितांग की सेना का संगठन किया, और कुछ वर्षों बाद उसने कोमितांग की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की अस्थायी परिषद का प्रधान नियुक्त किया गया। यानी कि कोमितांग के एग्जीक्यूटिव जो कमेटी थी उसका वो हेड बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसकी वो जब आया तो उसने सबसे पहले उसने क्या कार्य किया चीन में, जब कोमितांग दल में शामिल हो गया, उसका हेड भी बन गया, तो सबसे पहले था चीन का एकीकरण। उसका उद्देश्य क्या था? चीन का एकीकरण, यानी यूनिफिकेशन ऑफ चीन, यानी चीन के जो छोटे छोटे प्रांत बिखरे हुए थे उनको एक झंडे के नीचे लाना, उन्हें एक साथ लाना। ये करने की कोशिश किया किसने? चियांग काई शेक ने। जब वो कोमितांग दल के नेता के रूप में जब स्थापित हुआ चियांग काई शेक, तो उसके समक्ष कई कठिनाइयाँ आई। उसमें सबसे प्रमुख समस्या थी चीनी राष्ट्र का एकीकरण, यानी चीन के राष्ट्र को एक झंडे के नीचे लाना, उनमें राष्ट्रीयता का विकास करना। चीन के एकीकरण के लिए उसने एक सैनिक अभियान चलाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि एक सैनिक अभियान चला जाए, सेना की भर्ती की जाए, जिससे देश में एकता स्थापित हो और चीन का राष्ट्रीयकरण हो। इस अभियान के प्रारंभ होने के कारण सर्वत्र कोमितांग सेना का मुक्तिदाता के रूप में स्वागत हुआ। तो सेना से इसकी शिक्षा दीक्षा तो चियांग काई शेक की सैनिक स्कूल में तो हुई ही थी। वह एक कुशल सैनिक भी था। जिस तरह से वह एक सेना के रूप में चीन के एकीकरण करने की कोशिश की, जिस तरह से सैन्य व्यवस्था को एक सैन्य अभियान चलाया, इससे चीन में उसकी छवि एक सैनिक मुक्तिदाता, सेना का मुक्तिदाता के रूप में हुआ। इस अभियान में सिपाही, मजदूर, किसान हर तरह से साथ दिए। चियांग ने कई प्रांतों पर अपना कब्जा कर लिया। इसी बीच कोमितांग दल के वाम पक्ष में फूट पड़ गया। इसमें कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ने लगा, यानी कोमितांग दल जो था तो उसमें साम्यवादी और भी शामिल थे, तो उनमें फूट पड़ा, और इसमें क्या हुआ, इससे कम्युनिस्टों का प्रभाव उसमें बढ़ने लगा। अतः चियांग को लगा कि चीनी क्रांति की एकता संकट में है। जब जिस तरह से कोमितांग दल में फूट पड़ा, उससे चियांग काई शेक को ऐसा लगा कि चीनी क्रांति जो है, यहाँ की एकता जो है, इस एकता में संकट है। तो उसने क्या किया, वाम पक्षी प्रशासन से अपना नाता तोड़ लिया, यानी कि कोमितांग पार्टी से अलग हो गया, दक्षिण पंथियों के प्रभाव में आ गया और नानकिंग में अपना सरकार कायम कर ली। इसी समय वामपंथी नेता वामपंथी दल में उपस्थित साम्यवादियों की सफलता से डरकर साम्यवादियों को अपने दल से निकाल दिए और चियांग से आकर मिल गए। जब कोमितांग से साम्यवादियों को निकाला गया था तो चियांग काई शेक भी निकल गया, और जो पार्टी एक जो थी जिसमें साम्यवादियों का बोलबाला था, तो जब साम्यवादियों का जो बोलबाला वाला जो पार्टी था, जो डिवाइड हो गया था, जिसमें फूट पड़ गया था, तो बाद में उन लोगों ने भी साम्यवादियों से अलग होकर चियांग काई शेक के पार्टी में आकर मिल गए।
इस तरह कोमितांग दल में एकता कायम हो गई। दल में एकता कायम करने के उपरांत चियांग ने देश की एकता कायम करने के लिए पुनः अपना सैनिक अभियान शुरू किया और 1928 ईस्वी तक लगभग चीन के सारे प्रांत पर चियांग का अधिकार हो गया और चीन की एकीकरण पूरी हुई। ओके, तो इस तरह से आपने देखा चीनी एकीकरण में चियांग काई शेक ने किस तरह की भूमिका निभाई और उन्होंने किस तरह से एक सैनिक अभियान चलाकर चीनी एकीकरण को या चीन का राष्ट्रीयकरण किया, या ये कहे कि चीन को एकता के सूत्र में बांधा। अब देखते हैं चीन का नया संगठन। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, यानी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है चियांग काई शेक की उपलब्धियां, उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चीन का नया संगठन। चीन का नया संगठन राष्ट्रीय एकता के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अक्टूबर 1920 में कोमितांग दल की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई। यानी कि जो उसकी एकता कायम हुई, उसकी एकता को के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 1928 ईस्वी में कोमितांग दल की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई। राष्ट्रीय सरकार की मौलिक विधि निर्मित की गई, यानी कानून बनाया गया, जिसके अनुसार शासन का एक अस्थायी नया ढांचा तैयार किया गया। एक विशेष विधि द्वारा प्रांतीय शासन को भी संगठित किया गया। इस संविधान ने कोमितांग दल को देश में सर्वोपरि बना दिया और भावी पुनर्गठन के लिए रास्ता साफ कर दिया है। इसके बाद 1931 में एक नया संविधान बना। इस संविधान में देश की सीमा, नागरिकता संबंधी नियम आदि सभी बातों का उल्लेख कर दिया गया। चीन को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर चीनी जनता को सारे मौलिक अधिकार दे दिए गए। राष्ट्रपति पद को सेना की अध्यक्षता से मुक्त कर दिया गया, लेकिन इस परिवर्तन से चियांग काई शेक के महत्व और शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया और अगले वर्ष वह देश का सर्वेसर्वा हो गया। ओके, यानी कि चियांग काई शेक इन सब कार्यों से, जिस तरह चीन में एक नया संगठन बना, फिर उस संविधान बना, संविधान में बहुत सारे नए नए नियम जोड़े गए और इससे क्या हुआ, और राष्ट्रपति पद जो था वो सेना से अलग कर दिया गया और इस तरह से अगले वर्ष वह देश का चियांग काई शेक जो था देश का सर्वेसर्वा बन गया। अब जब देश का सर्वेसर्वा बना, यानी चियांग काई शेक राष्ट्रपति बना, तो उसके तब देखेंगे कि उन्होंने चीन के लिए क्या किया और उसकी उपलब्धियां क्या रही। तो यहाँ अब ये तो था चियांग काई शेक किस तरह से चीनी राष्ट्रपति बनता है, और या ये कहे कि चीन का सर्वेसर्वा बनता है, तो फिर उसकी उपलब्धियां क्या होती है, उसने चीन के लिए क्या कार्य किया। चियांग काई शेक द्वारा किए गए आंतरिक सुधार देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है चियांग काई शेक द्वारा किए गए आंतरिक सुधार निम्नलिखित है। कानूनी व्यवस्था में सुधार, सबसे पहला कार्य किया कानूनी व्यवस्था में सुधार, सैनिक सुधार, आर्थिक सुधार, उसको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पश्चात देशों के दृष्टिकोण से चीन की कानूनी व्यवस्था अत्यंत पिछड़ी थी, यानी यदि वेस्ट पश्चात देशों की बात, वेस्ट कंट्री की बात करें तो उसकी तुलना में, या ये कहे कि यूरोपीय कंट्री, तो उनकी तुलना में चीन जो था कानूनी रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ था। इस कारण पश्चिमी राष्ट्र चीन में अपने राज्य क्षेत्रित आर्थिक अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब यहाँ का चीन का कानून जब बहुत ही कमज़ोर था, पिछड़ा था, तो ऐसी स्थिति में कोई भी विदेशी यहाँ पर आके अपने अधिकार कायम करते थे और यहाँ व्यापार व्यवसाय करते थे, इन्हें आर्थिक क्षति पहुँचाते थे और साथ ही इन्हें इनकी राष्ट्रीय संपत्ति को भी क्षति पहुँचाते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए अतः विदेशियों के चंगुल से मुक्ति पाने के लिए सर्वप्रथम चीन की कानूनी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, यानी कि चीन के कानून को मजबूत किया गया। 1929 से 1931 के बीच में एक नया कानून संग्रह तैयार हुआ, यानी एक नया कानून बन गया। कब बना? 1931 ईस्वी में, जो मुख्यतः दीवानी बातों से संबंधित था। इसी वर्ष व्यावसायिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में नए नए कानून बने। श्रम कानून बना, मजदूरों का समय निश्चित किया गया। 1935 में एक फौजदारी कानून
संग्रह भी बनाया गया और विभिन्न क्षेत्रों के व्यवहार नियम बनाए गए। आधुनिक ढंग की कचहरी की स्थापना भी की गई। नानकिंग में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। यानी कि एक स्वतंत्र देश के हित के लिए जो कुछ उचित होना चाहिए था वो सारे कार्य चियांग काई शेक ने किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सैनिक सुधार। सैनिक सुधार कानूनी व्यवस्था को उसने मजबूत तो किया ताकि देश मजबूत हो, विदेशियों का आगमन देश में रोके, उनके व्यवसाय को रोका जा सके। फिर देखते हैं सैनिक सुधार। जुलाई 1927 में जब चीन के रूसी सलाहकार और विशेषज्ञ लौटकर रूस चले गए तो चियांग काई शेक ने मास्को से संधि विच्छेद कर लिया और अत्यंत चतुराई से जर्मनी विशेषज्ञों को बुलाना आरंभ किया और विशेषज्ञों ने चीनी फौजियों को जर्मनी के नमूने पर संगठित किया और जर्मन शस्त्रों को सुसज्जित किया। यानी कि वो कहीं ना कहीं सोवियत रूस से अपना संबंध विच्छेद करना चाहता था, तो इसलिए उसने जो भी मास्को से बुलाए गए थे सेना को संगठित करने वाले अधिकारी उन्हें वापस कर दिया और जर्मनी अस्त्र शस्त्र और जर्मनी से सैन्य विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं वो है आर्थिक सुधार। नानकिंग सरकार की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक थी। चीन के सभी साधन विदेशियों के हाथ में थे। चीन की सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। सरकार अब भी बॉक्सर हर जाने से लदी हुई थी। इसके अलावा भूमि पर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। देश में यदाकदा भीषण अकाल तथा बाढ़ का भी प्रकोप हुआ करता था। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए चियांग काई शेक ने कई कार्य किए। 1928 में निर्मित सारे राष्ट्रीय कार्यालयों को संगठित किया। अर्थ मंत्री टीवी सुंग ने आयकर वसूलने तथा संतुलित बजट पेश करने का नियम बनाए। चीन के 4 प्रमुख बैंकों को नोट छापने का अधिकार दिया गया। इन बैंकों से सरकार को अब कर्ज भी मिलने लगा। इस प्रकार आर्थिक दशा में पर्याप्त सुधार हुआ, लेकिन चियांग काई शेक ने कृषि सुधार की ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यानी आर्थिक सुधार के लिए तो उसने बैंकिंग क्षेत्र में कुछ कार्य किए, लेकिन लगान व्यवस्था या कर व्यवस्था में कुछ सुधार किए, लेकिन उसने कृषि क्षेत्र में कोई विशेष सुधार नहीं किया। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यातायात के साधन एवं संचार साधनों में विकास। इस काल में रेल लाइनें तथा नई नई सड़कों का निर्माण हुआ, चियांग काई शेक ने कराया। रेलवे मंत्रालय का पुनर्गठन हुआ, रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। सड़कों के निर्माण तथा उनकी देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय सड़क योजना की आयोग की भी स्थापित किया गया। साथ ही वायु मार्ग विकसित करने का प्रयास किया गया। 1931 में चीनी राष्ट्रीय वायु मार्ग निगम की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त विदेशियों द्वारा कई कंपनियां खोली गई, वायु कंपनियां। नदियों के जरिए आंतरिक व्यापार तथा समुद्री बंदरगाहों से विदेशी व्यापार के लिए बड़े छोटे जहाज बनाने के लिए कई फैक्ट्रियां और नाविक कंपनियां खोली गई। पोस्ट ऑफिस का भी पुनः गठन किया गया। चीन के अन्य इलाकों में पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई। इसके साथ ही डाकघर, तार टेलीफोन आदि का भी प्रबंध किया गया। तो ये था दूरसंचार यातायात के साधन में चियांग काई शेक द्वारा किए गए सुधार, ताकि चीन को एक विकसित और स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक प्रगति। सामाजिक प्रगति के लिए चियांग काई शेक ने किस तरह अपनी भूमिका निभाई, या ये कहे कि चियांग काई शेक की उपलब्धियां क्या रही। चीनी समाज में सुधार लाने के लिए नानकिंग सरकार ने राष्ट्रसंघ की सहायता से जन स्वास्थ्य, जन शिक्षा, अफीम निषेध की दिशा में काफ़ी प्रगति की। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में, यानी 1920 में। किस घटना के बाद? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न अंगों पर शोध कार्य करने की व्यवस्था की गई। सरकार ने अनेक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अनेक स्कूलों को भी स्थापना की। नई कानून व्यवस्था बनाकर स्त्रियों और पुरुषों को समानता का स्थान दिया गया। तो सामाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने प्रगति की और समाज में एकता और सामंजस्य, समानता कायम करने का पूरा प्रयास चियांग काई शेक ने किया।
तो इस तरह से आपने चीन जापान इतिहास से कंसर्न टॉपिक चियांग काई शेक की उपलब्धि को अभी तक आपने पढ़ा। तो निष्कर्षतः हम आपने जो कुछ भी पढ़ा, चियांग काई शेक ने किस तरह अपनी स्थिति मजबूत की, किस तरह वह चीन के सर्वे सर्वा बना और किस तरह से उसने चीन के हित के लिए चीनी जनता के लिए जो सुधार कार्य किए उसके हमने वर्णन इस वीडियो में किया। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, एज ए कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि चियांग काई शेक एक महान क्रांतिकारी नेता था। उन्होंने चीन का एकीकरण कर देश की आंतरिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार किया तथा विदेशियों के प्रभाव को भी चीन से खत्म किया और इस तरह चियांग काई शेक ने चीनी राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ओके, तो ये था चियांग काई शेक की उपलब्धियां, अचीवमेंट ऑफ चियांग काई शेक। तो यदि आपने वीडियो को देखा तो आप जब भी वीडियो को देखें शुरू से लास्ट तक देखें। इससे क्या होगा कि आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा। और आपने जब वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं और भी इस तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक चीन जापान इतिहास से, अमेरिका के इतिहास से लेकर आती रहूँगी और भारतीय इतिहास तो है ही। तो इस तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।